भाईजान ये कंपनी का स्कोप ऑफ वर्क क्या है और कस्टमर का स्कोप ऑफ वर्क क्या है सोलर सिस्टम लगवाने में? 95% काम जो एक घर पे सोलर सिस्टम लगेगा रेजिडेंशियल कंज्यूमर के लिए, उसमें 95% काम कंपनी की जिम्मेदारी है। सिर्फ 4 से 5% का काम होता है जो कंज्यूमर की जिम्मेदारी होती है, वो भी उसकी भी कुछ स्पेशल वजूहात हैं। अब 95% काम में आ जाता है सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, डीसी वायरिंग, एसी वायरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की इंस्टॉलेशन, लोड की साइजिंग, इंस्टॉलेशन से पहले पूरा सर्वे करना उस जगह का कि घर का लोड कितना है, उस पर रूफ टॉप स्पेस कितनी है, सोलर की ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में उसने लगना है, क्या एलिवेशन होगी उसकी, तमाम काम ये सोलर कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। कॉस्ट इसकी इंक्लूडेड होती है जो टोटल पैकेज होता है उसमें। अब जो कस्टमर की ज़िम्मेदारी आती है वो सिर्फ ये होती है कि उसने अपना जो लोड सैंक्शन हुआ है वापडा या के इलेक्ट्रिक की तरफ से कस्टमर को लोड सैंक्शन हुआ है, उसको अगर बढ़वाने की ज़रूरत है तो वो कस्टमर की ज़िम्मेदारी है कि लोड को जो बढ़वाएगा वो कस्टमर ही एप्लीकेशन डाल सकता है अपने लोकल आईबीसी में, और अप्रूवल भी उसी कस्टमर को ही दी जाती है, वो सोलर कंपनी की ज़िम्मेदारी नहीं होती। लेकिन अगर कस्टमर को बहुत मुश्किल है आ रही है और उसको समझ नहीं आ रहा तो किसी अरेंजमेंट के तहत सोलर कंपनी जो सोलर इंस्टॉलर कंपनी है वो आपको ये काम करवा के दे सकती है। लेकिन अमूमी तौर पे ये ज़िम्मेदारी कस्टमर की ही होती है कि उसने अपना लोड सैंक्शन जो है वो बढ़वाना है। दूसरी ज़िम्मेदारी जो कस्टमर की होती है वो होती है कि जो ग्रीन मीटर या फिर जो नेट मीटर जो लग के आता है, जो बाई डायरेक्शनल मीटर का जो चार्जेस आते हैं, वो के इलेक्ट्रिक अपना पूरा एक बिल जनरेट करता है कस्टमर के नाम पे और कस्टमर को भेजा जाता है कि आप इसकी पेमेंट करवा दें ताकि हम आपका पुराना यूनि डायरेक्शनल मीटर उतार के बाई डायरेक्शनल मीटर इंस्टॉल कर दें ताकि उस दिन से आप नेट मीटरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। तो उसकी जो पेमेंट है, जो उसका ख़र्चा है जो कि इलेक्ट्रिक के उसमें जाता है, अकाउंट पे जाता है, वो कस्टमर की ज़िम्मेदारी होती है। उसकी पेमेंट कस्टमर के ऊपर आती है। वो पैकेज टोटल जो सिस्टम की कॉस्ट होती है वो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जो मीटर लगा होता है कि इलेक्ट्रिक आपके घर पे, वो ओनरशिप होती है कस्टमर की, वो मलकियत ही कस्टमर की होती है, वो उसका कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए उसकी पेमेंट भी कस्टमर ने करनी होती है। ये दो बातें होती हैं जो कस्टमर की स्कोप ऑफ वर्क में आती है कि उसने इंश्योर करना है कि अपना लोड सैंक्शन जो है वो बढ़वाना है अगर ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो वो कस्टमर ने नहीं करवाना। अगर कस्टमर नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगवा रहा है तो जो नेट मीटर की कॉस्ट आएगी वो उसने बेयर करनी है। अगर कस्टमर नेट मीटर का सिस्टम नहीं लगवा रहा है तो उसको नेट मीटरिंग का जो मीटर है वो चेंज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो पुराने यूनिडायरेक्शनल मीटर पर ही सिस्टम काम करेगा। उसके अलावा बाकी सारी की सारी जिम्मेदारी कस्टमर सोलर कंपनी की होती है। नेट मीटरिंग की फ़ाइल अप्रूवल, डीसी अर्थिंग, सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन, सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन, तमाम काम सोलर अच्छी कंपनी अगर कोई होगी तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी उसके सर आएगी और वो सारे के सारे काम को इफ़ेक्टिवली अंजाम देकर चलता हुआ सिस्टम हैंड ओवर करके जाएगी क्लाइंट के। अच्छा, ये डीसी अर्थिंग कितनी ज़रूरी है? डीसी अर्थिंग 5 किलोवाट सिस्टम जो ऑफ ग्रिड होता है उसमें इंस्टॉलर्स अवॉइड करते हैं, लेकिन उसी की वजह से सिस्टम में स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होता है और इन्वर्टर में फॉल्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जिसमें सोलर इन्वर्टर डैमेज हो रहे हैं या फॉल्टी आ रहे हैं लैब्स में वापस, उसकी वजह यही है कि डीसी अर्थिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है और कोई ना कोई कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सोलर इन्वर्टर के अंदर फेल हो जाता है। अब अगर एक भी क्रिटिकल कंपोनेंट फेल कर जाए तो सोलर इन्वर्टर एरर मोड में चला जाता है और सिस्टम मेल फंक्शन की तरफ चला जाता है और सिस्टम चलना रुक जाता है। तो डीसी अर्थिंग करना लाजमी है। डीसी अर्थिंग की कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है कंपेयर टू द ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट, तो इसको करना लाजमी है। लेकिन 5 किलोवाट सिस्टम में इंस्टॉलर हजरात अवॉइड करते हैं क्योंकि सिस्टम छोटा होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती और क्लाइंट को पता भी नहीं होता, इसलिए ये कॉर्नर्स कट शॉर्ट करते हैं। अच्छा, एसी अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होती है इसमें? देखिए, एसी अर्थिंग की जिम्मेदारी कस्टमर की होती है क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम है घर का, जो डिस्ट्रीब्यूशन घर के अंदर बिछी हुई है, वो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही बेस्ड है। तो जो डीबी बॉक्स एग्जिस्टिंग है वही एसी अर्थ हुआ हुआ होगा अमूमी तौर पे। अगर वो नहीं हुआ हुआ तो वो एडिशनली कस्टमर को किया जा सकता है कि ताकि जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है कस्टमर की वो फेलियर से बच जाए। लेकिन इस स्कोप ऑफ वर्क में एसी अर्थिंग शामिल नहीं होती। लेकिन
हाईली रिकमेंडेड है कि एक साइट के ऊपर एसी अर्थिंग भी हुई हो और डीसी अर्थिंग तो सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के दौरान कर दी ही जाएगी। अच्छा, तो एक ही बोर करवाने पे दोनों हम लगा सकते हैं उसमें, या दोनों की अलग अलग अर्थिंग होती है? देखें, प्रेफरेबली अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स एसी की पिट अलग बनती है, डीसी की पिट अलग बनती है। लेकिन अगर आपने पैसे बचाने हैं और आपने फिर कॉर्नर्स कट शॉर्ट करने हैं तो आप एक ही पिट को दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दो पिट होने से ये फ़ायदा होता है कि रिडंडेंसी बढ़ जाती है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ वन पिट आप कुछ टाइम के लिए दूसरी पिट को इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कंबाइंड पिट फॉर एसी एंड डीसी अर्थिंग, और फिर पहली पिट को वापस से बहाल करवा लें, आप उसका बोर दोबारा से रिन्यू करवा लें, ताकि आपकी दो सेपरेट अर्थिंग डीसी की पिट्स हों, एसी और डीसी की, और दोनों अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करें। तो जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ वो यही है कि दोनों अलग अलग होनी चाहिए, बिल्कुल एक साथ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स को अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना है तो एसी और डीसी की अर्थिंग जो पिट्स हैं वो बोर अलग होंगे और दोनों के अलग पिट्स होंगी और अलग बस बार लगेंगे और अलग कनेक्शंस हुए होंगे। एसी सिस्टम सेपरेट होगा, डीसी सिस्टम सेपरेट होगा। तीसरी बात यह है कि इसके इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये ऐसे ही नहीं है कि आपने बोर करके या आपने एक रॉड लिया और उसको मिट्टी में घुसा दिया और बोला कि मेरी एसी अर्थिंग हो गई, या आपने एक तार लिया और उसको दीवार के साथ जोड़ दिया एक कील के साथ और बोला मेरी एसी या डीसी अर्थिंग हो गई। इसका प्रॉपर बोर किया जाता है बोरिंग मशीन के साथ, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी नमी है, कितनी मॉइस्चर है उस ग्राउंड के अंदर, वो डेप्थ निकाली जाती है, कितना नीचे जाया जाएगा। उसके बाद के इलेक्ट्रिक का स्टैंडर्ड है कि 5 ओम से अंडर, 5 ओम से कम की रीडिंग आनी चाहिए रेजिस्टेंस की। जितनी कम रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिव अर्थ होगा, उतनी आसानी से जो स्टैटिक करंट बिल्डअप होएगा पैनल, सोलर पैनल्स के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर, जितनी रेजिस्टेंस बोर की कम होगी उतनी आसानी से वो करंट डिस्चार्ज हो जाएगा और वो सारा अर्थ के अंदर चला जाएगा। तो 5 ओम से अंडर जो भी बोर होता है, जो भी अर्थ पिट बनी हुई होती है वो अप्रूव हो जाती है। जब आपका नेट मीटरिंग सिस्टम की इंस्पेक्शन होती है तब एक इंजीनियर आता है कि इलेक्ट्रिक या वापडा की तरफ से आपके सिस्टम को इंस्पेक्ट करने। वो ये सारे पैरामीटर्स देखता है कि आपके सारे पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द नेप्रा और के इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड्स वो मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो जो बोर, जो अर्थिंग पिट का जो स्टैंडर्ड है वो 5 ओम से अंडर होनी चाहिए आपकी रीडिंग। अगर वो 5 ओम से अंडर आ जाए तो वो आपका इंस्पेक्शन पास हो जाती है। अगर वो 5 ओम से ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से तो फिर वो इंस्पेक्शन पास नहीं होती, वो इंस्पेक्शन दोबारा रिव्यू में चली जाती है और कस्टमर को बता दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे की तरफ से कि आप इसको अपने स्टैंडर्ड्स मीट करवा लें। हमारा आदमी दोबारा 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद आपकी इंस्पेक्शन करने आ जाएगा आपके सिस्टम की। अगर दोबारा भी पास ना होए तो 3 दफ़ा से ज़्यादा फिर वो छोड़ ही देते हैं, वो बोलते हैं आपके उसमें नहीं आएगा ये, क्योंकि आप आपसे ना हो पाएगा, कह जाते हैं वो। बिल्कुल रिटर्न में आपको दे जाते हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा। चलें जी, मेरा ख्याल है रैप अप करें आज। ठीक है जी, थैंक यू।